जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और हम लोग साइंस में 25 क्वेश्चन कर लिए थे और आप लोग को पास भेजे थे इसलिए कि ताकि उसको देख लीजिए कि उसी तरह से आपको तैयारी करना है। और आप लोग एडमिट कार्ड भी सबको ले लिए होंगे। तो जिनका बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से होने वाला है तो आप लोग 20, 21, 22 3 दिन प्रैक्टिकल दे लीजिएगा। और अब आप लोग के पास लास्ट टाइम आ गया है तो इस समय ये नहीं देखना है कि हमको कितना अच्छा से पढ़ाई हुआ है या कितना अच्छा से हो रहा है, उससे अब कोई मतलब नहीं है। आपके एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में जितना क्वेश्चन आता है उसका आधा ही बनाना पड़ेगा। जैसे साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव आता है तो 40 ही बनाना पड़ता है। उसी तरह से हिंदी में या मैथ्स में 100 ऑब्जेक्टिव आता है तो 50 ही बनाना पड़ता है। 8 क्वेश्चन लॉन्ग में रहता है तो 4 ही बनाना पड़ता है। 30 रहता है तो 15 ही बनाना पड़ता है। तो सब में आपको आधा ही आधा बनाना रहता है। तो अभी से आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है मैथ्स में या कोई अदर सब्जेक्ट में, इसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, उस टॉपिक को आपको छोड़ देना है। इसलिए छोड़ देना है क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में आपको सारा क्वेश्चन बनाना नहीं, आधा ही बनाना है। तो क्यों झूठ मूठ का जो नहीं बना उसमें टाइम बर्बाद करें। तो अभी जो आपके पास 1 महीना का जो समय बचा हुआ है इसको आप अच्छा से एकदम पूरा खुश होकर के और जितना आपसे बनता है उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए। बस ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब देना है। अगर 10 में से 5 का आंसर पूछ रहा है या 8 में से 4 का पूछ रहा है तो आपको 8वां आने की जरूरत नहीं है। 4 भी आपको अच्छा से आता है तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। तो ठीक है, अब ज्यादा देर नहीं करते हैं। हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस में पहले कर लिए थे। आज हम लोग 25 को दिखा करके 50 तक चलेंगे और उसके बाद फिर आप लोग का अगर कोई कमेंट आता है फिर इसके बाद हम लोग सामाजिक विज्ञान के लिए रेडी रहिएगा क्योंकि उसमें से हम जितना पढ़ाएंगे वो सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। और मे भी आपको सामाजिक विज्ञान 80 नंबर का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के निश्चित 80 का 80 नंबर मेरा वीडियो से आपको एक ही वीडियो में आ जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा 3-4 घंटा, लेकिन कोशिश करेंगे कि जब छुट्टी रहेगा तो पूरा दिन भर उस पर हम लगा दें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना पूरा साल भर में लिखवाएं वो सारा है। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग इसको बता दिए थे कि कोई भी तार का लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो हम बताए थे कि किसी भी तार का अगर लंबाई बढ़ जाता है ना तो रुकावट ज्यादा रुक जाता है ना, रुकावट बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मतलब बताए थे कि इसका मतलब होता है रुकावट। तो हम ये बता ही दिए थे। तो हम इसके आगे चलते हैं। 25 से आगे चलते हैं 26 में। इसको डायरेक्ट आपको याद कर लेना है कि 20 डिग्री सिल्वर पर विद्युत प्रतिरोधकता का मान क्या होगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 1.60 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सा गैस मुक्त नहीं होता है। देखिए, जैसे ही जब आपको नहीं पूछेगा ना तो यहाँ पर हम आपको कलर चेंज कर दे रहे हैं। जैसे ही नहीं बोलता है ना, देखिए यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर आप लाइन कर लीजिएगा। लाइन करने से क्या फायदा होगा कि जब बोला कि नहीं बोल दिया है तो नहीं वाला में ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी जीवाश्म ईंधन को जब हम जलाएंगे तो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगा, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड भी थोड़ा मात्रा में, कम मात्रा में निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ा कम मात्रा में निकलता है, लेकिन ये भी निकलता है। अब ये क्या है कि जो ऑक्सीजन गैस है ये इसी की सहायता से कोई जलता है। अगर आप कोई भी चीज को जलाते हैं तो बोल देगा कि उसको जलाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप उसको जला ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई चीज में आग लग जाता है ना तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है। जो आप लोग देखते होंगे कहीं पेट्रोल टंकी में या कहीं पर जो फायर एग्जीक्यूटर रहता है आग बुझाने वाला, तो जो उसमें आग बुझाने वाला जो रहता है तो उसमें CO2 ही रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने का काम करता है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि आग बुझाने के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन। ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। मीथेन को हम लोग CH4 लिखते हैं। तो बायोगैस का अगर मुख्य अवयव पूछेगा तो आप मीथेन याद रखिएगा। मीथेन इसका मुख्य अवयव है ना। देखिए, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो देखिए 13 से लेकर 18 तक जो तत्व आता है ये P ब्लॉक में आता है। कौन सा ब्लॉक में आता है, तो P ब्लॉक में आता है। तो P ब्लॉक आंसर क्या हुआ। ऐसे भी PSDF आपको याद होगा, SPDF होता है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, 2, 8, 18, 32 होता है। 2, 8, 18 और 32 होता है। तो 2, 8, 18, 32 ये पूछ रहा है 13 से 18। तो देख लीजिए 13 से 18 किस में आ रहा है, P ब्लॉक में शायद आता है। ये P वाला ब्लॉक में आता है, यही ब्लॉक में आता होगा। फिर है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है। देखिए सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बाहरी कक्षा में लोग बैठाते हैं, देखिए एल्युमिनियम का शायद 13 होता है ना। तो 13 को अगर आप बैठाइएगा तो 2, 8 और 18 तो है नहीं, तो 13 में 8, 2 और 8 चल गया 10, तो बच गया कितना 3। तो इसका अगर एल्युमिनियम का पूछता तो 3 हो जाता। बाहर में कितना हो जा रहा है, तो सबसे अधिक हो रहा है 3। अगर ये फास्फोरस का पूछता है तो फास्फोरस का शायद होता है 15 ना। तो 15 होता होगा। तो 2, 8, 8, 2, 10, बच गया कितना 5। तो इसका बाहर में कितना हो गया
5। अगर इसी का सोडियम का पूछता, सोडियम का होता है 11, 2 8 और 2 8 10, बच गया कितना 1, इसका हो गया 1। सिलिकॉन का शायद 14 होता है ना, इसका शायद 14 होता है, तो 14 का हो जाता होगा 2 8 और बच गया कितना 4। देखिए सबसे ज्यादा इसमें पूछा है ना, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। देखिए सबसे अधिक जब पूछा तो सबसे अधिक किसमें आ रहा है, पी वाला में आ रहा है ना, इसमें आ रहा है, तो सबसे अधिक पी वाला हमारा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ देता कि इसमें से सबसे कम किसका बार में, तो देखिए इसका आ रहा है, किसका आ रहा है, सोडियम का, तो कम पूछता तो सोडियम का हो जाता, सबसे ज्यादा पूछा तो इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। अब देखिए जैसे कि इसमें से क्या है जिसमें प्रदूषण कम होगा। अब देखिए सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सब में जो है ना क्या होता है कि प्रदूषण बहुत ही कम है। जो प्रदूषण है वो प्रदूषण काफी कम है। लेकिन अगर हम लोग कोयला जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं तो ये सब में क्या होता है ना कि काफी प्रदूषण निकलता है। तो आप ये सब जलाइएगा तो काफी प्रदूषण इसमें निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि किसमें कम निकलता है, तो सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो बैटरी वाला गाड़ी सब सबसे थोड़ा कम प्रदूषण निकलता है। तो इसमें से इनमें से सभी आंसर होगा, तो ये सभी को टिक कर दीजिएगा। फिर है ओजोन परत के अपक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। देखिए ओजोन परत जो है, तो ओजोन परत आपको पता है जो सूर्य से निकलने वाला किरण होता है, तो सूर्य से जो निकलने वाला किरण है एक लेयर है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करता है, सूर्य से जो किरण आता है ना उसको O3 जो आता है, ओजोन को O3 लिखते हैं। तो जो ओजोन है ये सूर्य से निकलने वाला पराबैंगनी किरणों को, जो पराबैंगनी किरणें होता है वो पराबैंगनी किरणों को रोकता है। इसको रोकने से क्या होता है कि हम लोग के पास अगर डायरेक्ट पराबैंगनी किरण सूरज वाला आ जाएगा हम लोग के पास में, तो हम लोग को त्वचा कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, तो पराबैंगनी किरण से हम लोग का त्वचा कैंसर हो सकता है। तो त्वचा कैंसर से बचाने के लिए ओजोन परत एक लेयर के रूप में काम करता है। लेकिन इसमें धीरे धीरे छिद्र होते जा रहा है, धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ये पतला होते जा रहा है। पतला होने का क्या कारण है, तो पतला होने के लिए कारण गैस जिम्मेवार है जिसका नाम है CFC। क्या नाम है उसका, CFC, उसका नाम है CFC। तो देखिए CFC जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण क्या हो जा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर ये पतला होते जा रहा है। ये जब पतला हो जाएगा तो सूर्य का किरण डायरेक्ट हम लोग के पास पहुंचेगा, हम लोग का त्वचा में पड़ेगा तो त्वचा कैंसर हो सकता है। तो त्वचा कैंसर से बचने के लिए क्लोरोफॉर्म पहले आता कहां से, निकलता कहां से, जानना है। तो आप लोग घर में जो रेफ्रिजरेटर उपयोग करते होंगे ना, रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर जो हो गया, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, तो जो फ्रिज है, जो AC आप लोग चलाते हैं, और जो जेट इंजन है ना, बड़ा बड़ा हवाई जहाज जो है जेट इंजन, ये गलत दिखा गया, जेट इंजन, ये सब में जो है ना जेट इंजन, इस समय ये सबसे CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और इसी कारण ओजोन परत क्या होते जा रहा है, छिद्र होते जा रहा है। और बाकी सल्फर ऊपर से क्वेश्चन बनेगा बाद में, तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार और पाइन किस राज्य की जल संचयन है। तो आहार और पाइन जो है बिहार का जल संचयन है, इसके बारे में ज्यादा कुछ जाना। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, सबसे पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में एक परमाणु केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र, तो तारापुर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तारापुर महाराष्ट्र से क्वेश्चन बनता है। और मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है। और मध्य प्रदेश वन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन वाला जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में, वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, सबसे प्रतिशत में ज्यादा, सबसे ज्यादा वन अगर आपसे कोई पूछा जाता है सोशल साइंस में, साइंस में, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन मिजोरम में है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन पूछेगा तो मिजोरम में है, और अगर ऐसे क्षेत्रफल में पूछेगा तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे ऑप्शन का हम आपको बता दिया, और ऐसे ही आप लोग को भी तैयारी करते चलना, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसको बिना हिचक के और सही आंसर तक आप पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, 85 तक करेंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। देखिए क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया, जिसको प्राकृतिक नहीं बनाया है। आप अल्लाह ईश्वर जिन्हें भी मानते हैं तो उनका ही बनाया हुआ। जैसे कहने का मतलब ये मिट्टी है, तो क्या मिट्टी को हम लोगों ने बनाया है क्या, नहीं। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। जैसे जल, पानी को हम लोग बनाए क्या, नहीं, पहले से। और वैसे ही वायु, वैसे ही हम लोग अगर पहाड़ का बात करें तो पहाड़ भी इसमें हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर ये तो आ गया आपके पास की प्राकृतिक संसाधन कौन है, तब इसमें से सभी लगा दिए। लेकिन इसी में से अगर कोई पूछ देता कि ऐसा कौन सा घटना है जो प्राकृतिक घटना है, और ऐसा कौन सा घटना है जो मानव वाला घटना है, तो प्राकृतिक घटना में जब पूछता है ना, तो जैसे भूकंप जब आता है, हम लोग का भूकंप जब आता है, तो भूकंप जब आता है ये प्राकृतिक घटना है। जब बाढ़ आता है तो ये प्राकृतिक घटना है। लेकिन
इसी तरह से अगर कोई आतंकवादी है और अगर कहीं बम विस्फोट कर देता है, कहीं पर बम विस्फोट कर देता है, तो ये क्या है, ये मानव निर्मित हो जाएगा, ये मानव के द्वारा फैलाया हुआ है कि नहीं। तो प्राकृतिक के बारे में पूछा गया, तो प्राकृतिक जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया, और जिसको हम लोगों ने बनाया जैसे कि बम बना दिए, कहीं आतंक फैला दिए, ये सब क्या है, ये मानव है। कहीं पर हम लोग तबाही मचा दिए, ये सब मानव जनित वाला आपदा आता है। और जो प्राकृतिक में होता है, जो भूकंप, ये सब होता है। और यहाँ पर पूछना प्राकृतिक संसाधन, तो ऐसा संसाधन जो हमारा आवश्यकता को पूरा करे और प्रकृति के द्वारा दिया हुआ हो, तो मिट्टी, जल, वायु। और मानव निर्मित पूछेगा तो जिसको हम लोग बनाते हैं। तो ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा कर दिए इसमें। निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग, अब देखिए भैया, जो जंगल होता है, वन मतलब हो गया जंगल, तो ये जंगल से जो रिलेटेड चीजें होगा, तो वन पे आधारित क्या क्या उद्योग है। तो देखिए, वन से हम लोग को लकड़ी मिलेगा, तो लकड़ी का उद्योग इससे चल सकता है। हम लोग का लाख भी चलता है, जैसे चूड़ी उड़ी जो बनाते हैं ना, उसका लाख का जो है वो सभी वन पे डिपेंड है। और लकड़ी उद्योग भी उसी पे डिपेंड है, कागज उद्योग भी, तो इसमें से सभी आंसर यहाँ पर सही लगाया हुआ है। तो आंसर इसमें से सभी हो जाएगा जो वन पे आधारित है। नेक्स्ट, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक दो तो इंपॉर्टेंट बनने का चांसेस पूरा रहेगा कि पूछेगा कि हमको आयोडीन किससे प्राप्त होगा। चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, चावल में क्या होता है, चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो आप कार्बोहाइड्रेट लगेगा चावल में, ठीक है। लेकिन जो नमक में होता है ना, नमक में आयोडीन पाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है शुद्ध नमक खाना चाहिए। तो इसमें नमक में आयोडीन का मात्रा होता है। यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि आयोडीन के कमी से, अगर आयोडीन का कमी से कौन सा रोग होता है, तो एक रोग है जिसका नाम है घेंगा। क्या नाम है, घेंगा। तो घेंगा रोग होता है आयोडीन के कमी से, इसको ग्वाइटर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो याद रखिए, ग्वाइटर नामक रोग आपको हो सकता है। चीनी तो डायबिटीज इस सब वाले के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग वैसा अंग है जो हमारे शरीर में बढ़ जाने से दिक्कत होता है, दर्द वगैरह भी होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग आजकल देखते होंगे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि एक नस बढ़ जाता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये अपेंडिक्स, इसमें से जो अवशेषी अंग होता है इसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। तो जो शाकाहारी होता है ना, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, जो मांस मछली नहीं खाते हैं ना, तो उनका जो छोटी आंत का लंबाई होता है वो लंबा होता है। तो ऐसे भी याद रख लीजिएगा। और छोटी आंत बड़ी आंत में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। छोटी आंत बड़ी आंत में क्या होता है ना, कि छोटी आंत और बड़ी आंत में इसका जो लंबाई है, ये इससे छोटी आंत का लंबाई ज्यादा होता है, बड़ी आंत का लंबाई कम होता है। ये अगर मान लेते हैं 1.5 है, तो इसका लगभग ये 3 गुना ने कितना होता है, विज्ञान में नहीं है लेकिन बाद में इसको बता देंगे। लेकिन छोटी आंत का लंबाई है जो ज्यादा होता है ना, अधिक लंबा होता है, और बड़ी आंत का लंबाई कम होता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है। देखिए, हम लोग का खाना तो फाइनली हम लोग को छोटी आंत में जाके पचता है, लेकिन फिर बाद में वो बाहर आ जाता है अवशिष्ट के रूप में। लेकिन जो छोटी आंत में जो पचता है उसे हम लोग चाइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जो पूरा तरह से भोजन पच जाता है उसको हम लोग कहते हैं चाइल। जो पूरा तरह से भोजन पच जाता है उसको हम लोग कहते हैं चाइल। तो चाइल यहाँ पे लिखा हुआ ही है। उसके बाद है कि मूलगोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। तो जब भी मूलगोमों के द्वारा जल का अवशोषण पूछा जाए किस विधि के द्वारा होता है, तो आप लिख दीजिएगा प्रासरण विधि के द्वारा होता है। तो इसमें प्रासरण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप किस अवस्था को कहते हैं। देखिए भैया, यहाँ पर से क्वेश्चन है कोई इंपॉर्टेंट बनेगा कि पूछ रहा है कि उक्त रक्त किस अवस्था को कहते हैं। यहाँ पर कृत लिखा गया, इसको किससे समझ लीजिए। देखिए, जब उच्च बोलेगा ना, जब बोलेगा उच्च रक्तचाप मतलब बोलेगा हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलेगा, हाई ब्लड प्रेशर, HBP लिख देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। यानी बीपी आपका ऊपर हो गया, बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा ना, जब पूछेगा बढ़ेगा तो कोई चीज बढ़ता है तो टेंशन हो जाता है। तो जब बढ़ेगा तो हो जाएगा बीपी, बढ़ेगा तो हो जाएगा हाइपर टेंशन, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा तो हो जाएगा हाइपर टेंशन, है ना। और जब घट गया, कभी कभी बीपी घट जाता है, उसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी जो है वो कम हो गया है। तो जब बीपी कम हो जाता है ना, तो कम हो जाता है तो हाइपो हो जाता है, कम हो जाता है तो हाइपो होता है। तो इसको बोल देते हैं कि बीपी कम हो गया, तो कम होगा तो हाइपोटेंशन, तो ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन, कम होगा तो हाइपोटेंशन। ये दोनों में से एक आता है। फिर है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। देखिए भैया, तिलचट्टा में कितना जोड़ा श्वास रंध्र पाया जाता है। तो टोटल 10 यहाँ लिखा हुआ है ये, लेकिन 10 से आंसर ऐसे नहीं पूछना है। एक होता है वक्ष होता है और एक
क्या होता है ध्यान में नहीं बैठ गया, तो 2 + 8 होता है, मतलब कुल 10 जोड़ा होता है। बक्स में पूछेगा तो 10 2 होता है, और एक और क्या उसका रहता है नाम, उसका 8 रहता है, तो कुल 10 जोड़ा होता है। फिर है हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो देखिए जो हम लोग का हार्ट होता है ना, जो दिल जिसको आप लोग बोलते हैं, जो हृदय का रक्त जो होता है, जो प्रवाह होता है, इसमें 4 भाग में बटा हुआ रहता है, ऐसे करके कि बाएं अनिल से बाएं नीले में, बाएं से बाएं में, और दाएं अनिल से दाएं में, इस तरह से करके पाइप होता है। तो पूछेगा कि हमारे हृदय में रक्त का प्रवाह कैसे होता है, तो बाएं अनिल से बाएं नीले में और दाएं अनिल से दाएं नीले में। तो आंसर हम लोग क्या लगा देंगे, दाएं अनिल से बाएं नीले में, ए भी, हाँ ठीक है, बाएं अनिल से बाएं नीले में और दाएं अनिल से दाएं नीले में। आंसर ए और बी दोनों होगा, आंसर दिया हुआ ए और बी दोनों, ठीक है, तो आंसर ये सही लगाया हुआ है। फिर है रुधिर है, तो रुधिर क्या है, तो रुधिर जो रक्त जो है, रुधिर को रक्त भी कहते हैं। तो रक्त क्या है, तो रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यूज को कहते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यूज को कहते हैं। तो रक्त एक जो क्या है, संयोजी उत्तक है। उसके बाद हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है। देखिए कोई भी लड़का या लड़की जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है, 12 साल से लेकर 19 साल तक जो एज होता है, तो पूछ रहा है कि किशोर यौनावस्था के लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है। तो यौनावस्था को जो नियंत्रित करने वाला है ना किशोरों में, वो है टेस्टोस्टेरोन। और ये जो एस्ट्रोजन दिखा रहा है ना, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये होता है लड़कों लोग में, एक से बोल सकते हैं कि मेल में होता है ना, और ये जो एस्ट्रोजन होता है ये फीमेल में होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यौनावस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है टेस्टोस्टेरोन। ये थायरोक्सिन जो है, ये थायरोक्सिन एक ग्लैंड है जो जिसके कारण आजकल क्या रोग हो जा रहा है, क्या थायराइड हो जा रहा है, तो थायरोक्सिन के कारण। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होती है, तो सुरक्षित जो होता है वो ब्लास्टुला में होता है, तो ये आंसर सही लिखा हुआ है। अगले बारी क्वेश्चन आया था 2025 में। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। देखिए हम लोग जितना भी चीज खाते हैं, पीते हैं, फेंकते हैं, लगभग सब चीज सड़ गल जाता है, आप लोग सुने होंगे। लेकिन कुछ वैसा भी चीज है जो जल्दी अपघटन होगा, जल्दी सड़ेगा, गलेगा नहीं, उसके चलते हमारा पर्यावरण भी काफी खराब हो रहा है। तो देखिए अगर हम लोग सूखा पत्ता ये सब रहेगा तो क्या होता है कि पत्ता फिर से जाकर के सड़ गल जाता है, और फिर बाद से जैविक खाद का रूप ले लेता है, तो हमारे लिए अच्छा ही, पर्यावरण के लिए खराब नहीं। भोजन जितना सड़ता गलता वो भी पच करके फिर से खाद के रूप में बन जाता है, तो वो भी पच जाता है, सड़ जाता है। मृत जीव जितना भी होता है वो सब भी मर के सड़ के अपशिष्ट बन जाते हैं, बाद में कोयला वैला और बहुत सारा चीज बन जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब जब भी कभी ऑप्शन में रहेगा ना, तो ये सब हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बोले थे पूरे पर्यावरण को पूरा काफी कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये सब जो है ना, ये जल्दी पदार्थ अपघटन हो भी नहीं करता है। अब कहने बोले हम लोग ज्यादा रबर प्लास्टिक ये सब जो फैलाते जा रहे हैं, तो पृथ्वी पर उससे जल्दी अपघटन होगा नहीं, जल्दी सड़ेगा गलेगा ही नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे पृथ्वी पे आने वाले दिन में खेती बाड़ी और बाकी सारा चीज में भी बड़ा दिक्कत हो जाने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग को जितना कम से कम को प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, रबर वबर का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। आप लोग थैला वाला लेकर के मार्केट जाएंगे तो प्लास्टिक का उपयोग कम होगा, इससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। क्योंकि पर्यावरण के बारे में आप लोग बता चुके थे कि सारा कुछ पर्यावरण में जरूरी है। हम लोग मनुष्य से लेकर के जानवर से लेकर सब कुछ, लेकिन उसको खराब करने के लिए प्लास्टिक और वगैरह वगैरह, रबर, ये सब बेकार बेकार चीज को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा 2 ही क्वेश्चन और है, इसको भी ध्यान से आप देख ही लीजिए। उसके बाद है जो पदार्थ जैविक प्रकरण द्वारा अपघटित हो जाता है, मतलब जैव प्रकरण के द्वारा जो अपघटित हो गया, जैव प्रकरण जो मिल गया, तो उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। इसमें डायरेक्ट आप रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो देखिए जो बहुत सारा कचरा हम लोग घर में फैलाते हैं, बाहर में फैलाते हैं और इधर उधर जो फैलाते हैं, तो हम लोग उसका किस तरह से, किसके द्वारा हम लोग उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब बहुत सारा कचरा हो जाता है तो उसको पहले शहर से कहीं दूर ले जाइए, ताकि वो जो धुआं प्रदूषण होगा उससे जो हवा प्रदूषित होगा तो थोड़ा बाहर रहेगा, तो फिर ऊपर चल जाएगा, थोड़ा शहर से बाहर रखेंगे तो प्रदूषण से बचेंगे। तो सबसे पहले शहर से बाहर ले आना और उसको जला देना। तो उसके बाद कोई गड्ढा उड्ढा है ना, तो गड्ढा उड्ढा कर दीजिए, चाहे गड्ढा उड्ढा है तो उसमें डाल करके उसको ऊपर से भर सकते हैं। तो गड्ढा उड्ढा को भरने से भी उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ कचरा को हम फिर से चक्रण कर सकते हैं, दोबारा उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कुछ कचरा क्या होता है, जो गीला वाला कचरा होता है, जैसे केला का छिलका, पत्ता उत्ता हो गया, और अगर उसको हम लोग सड़ा उड़ा देते हैं तो उससे हम लोग फिर खाद बना सकते हैं। बहुत सारा ऐसा कचरा होता है जिसको हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं। 3 तरह होता है, 3 गो आर होता है, आर बोल सकते हैं, रीयूज, रिसाइकिल, और ऐसे करके एक और क्या होता है, पुनर्चक्रण। तो ये 3 गो आर वाला ध्यान में हम लोग को रखना रहता है कि हम लोग कोई भी कचरा को
फिर से उपयोग में ला सकते हैं, है ना, दोबारा काम में ला सकता है, या फिर उसको शहर से बाहर ले आकर के हम उसको कहीं ले आकर जला देते हैं तो हमारा शहर साफ सुथरा रहेगा, या फिर हम गड्ढा से भर करके उसको अगर दफना देते हैं या उसको बंद कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमारा कचरा बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। बाकी देखिए इसमें से जो भी क्वेश्चन है, आज थोड़ा सा हम लोग दूसरा सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में सोच रहे थे, लेकिन सोशल साइंस का जो हैंड रिटन नोट्स है वो कहीं पे रखा गया है, तो उसको हम देख लेते हैं, आजकल में वो मिल जाएगा ही। और हम ले लिए थे लेकिन मेरा मोबाइल से वो वाला डिलीट हो गया है, तो क्या करेंगे कि जैसे ही कल मेरे पास आएगा तो कल हम सोशल साइंस का वीडियो लेकर के आएंगे, और सोशल साइंस में जितना पढ़ाएंगे उस सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो उस वीडियो का आप लोग वेट करिए, जब भी वो आता है तो आपका काम का ही होगा। बाकी अगर ये वीडियो में कोई तरह की दिक्कत लगे या कोई भी तरह में अगर 19-20 हो गया होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। बाकी इसको समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद।